कहानी हिंदी की। जिस हिंदी को हम लिखते बोलते सुनते हैं वह आखिर कहां से आई? क्या वह हमेशा से ही ऐसी थी या फिर वह किसी दूसरे रूप में भी मौजूद थी जिसे नए संस्कार दिए गए? उसकी वह देवनागरी लिपि जिसमें वह लिखी जाती है वह कहां से और कैसे बनी? माना जाता है कि हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वह उस पुरानी जन सामान्य की भाषा का ही बदला हुआ रूप है जिसे प्राकृत कहा जाता था। प्राकृत भाषा को संस्कृत से भी पुरानी माना जाता है। बुद्ध ने संस्कृत की बजाय जनता को संबोधित करने के लिए इसी भाषा को चुना। पाली और प्राकृत में ही बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। मगर यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब प्रारंभ हुआ। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था। इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा से था। हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह देवनागरी कहां से आई? माना जाता है कि देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के तमाम स्तंभ इसी लिपि में लिखे गए। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। ये शिलालेख प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच के हैं। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तरह नागर शब्द का भी गुजरात के बड़नगर से एक नाता है। बहुत लोगों का यह मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण यह नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मण आधुनिक बड़नगर, प्राचीन आनंदपुर को ही नगर और अपना स्थान बतलाते हैं। गुजरात में सबसे पुराना प्रामाणिक लेख जिसमें नागरी अक्षर भी हैं, गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट तृतीय का कलचुरी चेदी संवत 456 ईशून्य 399 का ताम्रपत्र है। यह ताम्रशासन अधिकांश गुजरात की तत्कालीन लिपि में है। केवल राजा के हस्ताक्षर स्वहस्ती मम श्री जयभट्टस्य उत्तरी भारत की लिपि में है जो नागरी से मिलती जुलती है। नागरी लिपि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में वह ब्राह्मी ही कहलाती थी, उसका कोई अलग नाम नहीं था। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तर में जो उन 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को सिखाई गईं, उनमें नागरी लिपि नाम नहीं है, ब्राह्मी लिपि नाम है। जैनों के पन्नवणा सूत्र और संवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए हैं, जिनमें पहला नाम बंभी ब्राह्मी है। भगवती सूत्र का आरंभ नमो बंभीये लिपिये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। नागरी का सबसे पहला उल्लेख जैन धर्म ग्रंथ नंदी सूत्र में मिलता है, जो जैन विद्वानों के अनुसार 453 ईशून्य के पहले का बना है। जैनों के प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है कि अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। आथ ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यावर्त की लिपि है जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। ईसा की 9वीं और 10वीं शताब्दी से नागरी अपने पूर्ण रूप में मिलती है। रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ने भारतीय लिपि की उत्पत्ति के संबंध में एक नया सिद्धांत दिया है। उनका कहना कि प्राचीन समय में प्रतिमा बनने के पूर्व देवताओं की पूजा कुछ सांकेतिक चिन्हों से होती थी। ये त्रिकोण आदि यंत्र देवनगर कहलाते थे। उन देवनगरों के मध्य में लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह कालांतर में अक्षर माने जाने लगे। इसी से इन अक्षरों का नाम देवनागरी पड़ा। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। अब सवाल आता है कि हिंदी राजभाषा कैसे और कब बनी? तो आपको बता दें, आजादी के ठीक बाद वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह दिन था 14 सितंबर। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर 1953 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। विश्व में करीब 420 मिलियन लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में और करीब 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं।